फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम यूनिट 22 तक कवर कर चुके हैं, उसके आगे का इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनिट 23 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं। 10 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY came into effect from 1 अप्रैल 1999 in rural areas of country। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1999 के प्रभाव से आई है, यानी कि 1 अप्रैल 1999 से ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रभाव में आई है। SGSY स्कीम इज फंडेड बाय सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 75-25 एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। SGSY में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या रेशियो है? 75% इसमें केंद्र का और 25% इसमें राज्य का रेशियो है। और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? व्यापारिक बैंक के द्वारा। DRDA डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी provides fund to those self-help groups who are in existence for 6 months and have demonstrated the potential of a viable group. This fund is a revolving fund। DRDA जिला ग्रामीण विकास एजेंसियाँ उन स्वयं सहायता समूहों को निधि प्रदान करती है जो 6 महीने से अस्तित्व में है और एक व्यवहार समूह की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसको रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं। ये जो फंड है इसको रिवॉल्विंग फंड भी कहते हैं। इन केस ऑफ ग्रुप लोन द ग्रुप इज एंटाइटल्ड टू ए सब्सिडी ऑफ 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू पर कैपिटा सब्सिडी ऑफ ₹10,000 और ₹1.25 लाख विच एवर इज लेस। समूह ऋण के मामले में समूह की सब्सिडी के हकदार हैं। कितना? 50% योजना लागत का। प्रति व्यक्ति की सब्सिडी अधीन रुपये कितना? 10,000 या 1.25 लाख, जो भी कम हो। लोन एप्लीकेशन अंडर द SGSY स्कीम शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 15 days एंड एट एनी रेट नो लेटर देन 1 month। SGSY योजना के तहत ऋण आवेदनों का निपटान 15 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर और किसी भी दर से किया जाना चाहिए, ना कि 1 महीने के बाद से। स्वरोजगारीस आर कवर्ड अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। द मैक्सिमम एज ऑफ स्वरोजगारीस एट द टाइम ऑफ सैंक्शन हैज टू बी केप्ट एट 60 years ऑफ एज। स्वरोजगारियों को समूह बीमा योजना के तहत कवर किया जाता है। मंजूरी के समय स्वरोजगारियों की अधिकतम आयु 60 वर्ष की आयु में रखी जानी चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज वुड बी फॉर 5 years और टिल द लोन इज रिपेड। इंश्योरेंस कवर 5 साल के लिए या जब तक कर्ज नहीं चुकाया जाता तब तक कवर रहता है। फॉर इंडिविजुअल्स लोन अप टू 50,000 एंड ग्रुप लोन अप टू 5 लाख द असेट्स क्रिएटेड आउट द बैंक लोन वुड बी हाइपोथेकेटेड टू द बैंक एज ए प्राइवेट सिक्योरिटी। अचल संपत्तियाँ जैसे लघु सिंचाई, खोदा हुआ 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण और 5 लाख रुपये तक के समूह ऋण के लिए बैंक ऋण से बनाई गई संपत्ति प्राथमिक सुरक्षा के रूप में बैंक को दी जाएगी। यानी कि इन पैसों से जो संपत्ति बनाई गई है वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में बैंक को हाइपोथेकेट की जाएगी। इन केस ऑफ इमूवेबल असेट्स लाइक माइनर इरिगेशन, डग वेल एटसेट्रा द सिक्योरिटी क्रिएटेड इज मॉर्गेज वेयर मॉर्गेज इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल थर्ड पार्टी गारंटी मे बी ऑब्टेन्ड। अचल संपत्तियों जैसे लघु सिंचाई, खोदा हुआ कुआं आदि के मामले में बनाई गई सुरक्षा बंधक है, जहां बंधक भी संभव है 3 पार्टी गारंटी की प्राप्ति की जा सकती है। थर्ड पार्टी की गारंटी भी उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात तीसरी पार्टी की गारंटी भी ऑब्टेन की जा सकती है। फॉर ऑल लोन्स इंडिविजुअल और ग्रुप इन एडिशन टू द हाइपोथेकेशन ऑब्लिक मॉर्गेज ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी suitable margin money oblique other collateral security in the form of an insurance policy, markable security oblique deed of other property etc. may be obtained at the discretion of the bank। सभी ऋणों व्यक्तिगत या समूह के लिए एक बीमा पॉलिसी के रूप में हाइपोथेकेशन को ओब्लिक बंधक ओब्लिक थर्ड पार्टी गारंटी उपयुक्त मार्जिन मनी ओब्लिक अन्य संपार्श्विक सुरक्षा के अलावा बाजार की सुरक्षा ओब्लिक अन्य संपत्ति के कार्य आदि बैंक विवेक पर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूड बैंक लोन प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
परियोजना लागत में बैंक ऋण और सरकारी सुरक्षा शामिल है। सब्सिडी अंडर SGSY scheme will be 30% subject to a maximum of 7,500। SGSY योजना के तहत सब्सिडी अधिकतम 7500 रुपये से अधिक 7500 रुपये के अधीन 30% होगी। मैक्सिमम से 7500 रुपये और कितना 30%। इन रिस्पेक्ट ऑफ SC/ST सब्सिडी अंडर SGSY scheme will be 50% subject to a maximum of rupees 10,000 per capita and 1.25 lakh whichever is less। SGSY योजना के तहत सब्सिडी अधिक SC/ST के संबंध में SGSY योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति या 1.25 लाख जो भी कम हो के अधीन 50% सब्सिडी दे होगी। बैंक should not charge interest on the subsidy portion of the loan amount। बैंकों को ऋण राशि के सब्सिडी वाले हिस्से पर ब्याज नहीं लेना चाहिए। ऑल SGSY लोन्स आर मीडियम टर्म लोन्स विच मिनिमम रिपेमेंट पीरियड 5 ईयर मैक्सिमम 9 ईयर्स। सभी SGSY ऋण न्यूनतम पीरियड कितना है 5 वर्ष और अधिकतम 9 वर्ष। ये सभी क्या है आपके मध्यम अवधि के लोन है। SGSY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना came into effect from April 1997 in all urban towns in India। SGSY स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना के सभी शहरों कस्बों में 1 अप्रैल 1997 से प्रभाव में आया। SGSRY स्कीम इज फंडेड बाय द सेंटर एंड स्टेट रेशियो 75-25। सेंटर का कितना रेशियो 75, स्टेट का 25। बोथ अर्बन एम्प्लॉयड एंड अर्बन अनएम्प्लॉयड, नो एज लिमिट, यूथ हु annually family income is below than the poverty line have got education up to 9th standard come under SGSY scheme। शहरी नियोजित और शहरी बेरोजगार कोई आयु सीमा नहीं। दोनों युवा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे है और उन्होंने 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है वह SGSY योजना के तहत आते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 50,000 इज प्रोवाइडेड अंडर द SGSRY स्कीम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति के मामले में SGSRY योजना के तहत 50,000 रुपये तक की परियोजना लागत की प्रदान की जाती है। हायर प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड ऑल्सो बी कवर्ड इन द स्कीम प्रोवाइडेड शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ₹50,000 और लेस। योजना के उच्च परियोजना लागत को भी कवर किया जाएगा। योजना में उच्च परियोजना लागत को भी कवर किया जाएगा बशर्ते परियोजना लागत में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा 50,000 रुपये या उससे कम हो। In SGSRY scheme, subsidy would be provided at the rate of 15% of the project cost, subject to a ceiling of ₹7,500 per head। SGSRY योजना में परियोजना लागत के 15% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो प्रति हेड यानी पर हेड प्रति व्यक्ति 7500 रुपये की सीमा से अधिक होगी। मार्जिन मनी 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन SGSRY योजना में मार्जिन मनी परियोजना लागत का 5% है। SGSRY स्कीम रिपेमेंट शेड्यूल रेंज 3 to 7 ईयर आफ्टर इनिशियल मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ एट बैंक्स डिस्क्रेशन। SGSRY योजना में प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि के बाद पुनर्भुगतान अनुसूची 3 से 7 वर्ष तक होती है और 18 महीने प्रति हेड एट बैंक्स डिस्क्रिप्शन बैंक के विवेक पर। DWCUA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन अर्बन एरिया ग्रुप सेल कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 10 अर्बन पुअर वुमेन एंड द सब्सिडी अमाउंट वुड बी 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 1.25 लाख विच एवर इज लेस। DWCUA शहरी क्षेत्रों में महिला और बच्चों का विकास समूह में कम से कम 10 गरीब महिलाएं शामिल होंगी और सब्सिडी राशि 1.25 लाख परियोजना लागत का 50% होगी जो भी कम हो। इफ़ इन DWCUA द प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सीड 2.5 lakh, the project cost less subsidy ₹1.25 lakh and margin money 5% project cost would be component of the bank। DWCUA में परियोजना की लागत से अधिक है कितना
2.5 लाख रुपए की परियोजना की लागत, कम सब्सिडी रुपये 1.25 लाख, 1,25,000 और मार्जिन मनी परियोजना लागत का 5% के कंपोनेंट में होगा, बैंक के कंपोनेंट में। द बेनिफिशियरीज अंडर द SGSRY scheme are identified on the basis of monthly per capita income and not by the annual family income, which is the case in SJGY scheme. Refer to point number 18. SJSRY योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान मासिक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, न कि वार्षिक पारिवारिक आय, जो SGSY योजना में की जाती है। जैसे इसके लिए संदर्भ 18 देखें। अर्थात SGSY में जो इनकम कैलकुलेट की जाती है वो आपके एनुअल बेसिस पे, और ये आपके SGSRY में मंथली पर कैपिटा। द परसेंटेज ऑफ वुमेन बेनिफिशरीज अंडर द SGSRY स्कीम शैल नॉट बी लेस देन 30%। SGSRY योजना के तहत महिला लाभार्थियों का प्रतिशत 30% से कम नहीं होगा। लोन्स ग्रांटेड अंडर द SGSRY स्कीम कम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस एंड द हेंस लोन एप्लीकेबल फॉर अमाउंट अप टू 25,000 should be disposed of within a fortnight and for credit amount above 25,000 within 8 to 9। ऋण SGSY योजना के तहत दी गई राशि तक के लिए प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम इसलिए ऋण आवेदनों के दायरे में आ रहे हैं 25,000 के भीतर, और इसके बाद के संस्करण के लिए ऋण सीमा का निपटारा किया जाना चाहिए कितने 8 से 9 सप्ताहों के भीतर। In SJSRY scheme, a loan amount of rupees 50,000 and group loan up to 3 lakhs don't require a collateral oblique guarantee. Besides margin, the borrower would hypothecate oblique mortgage oblique pledge to bank the asset create out of the bank loan. SJSRY योजना के तहत दी गई ऋण की राशि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम और आवेदनों के दायरे में 25,000 तक या इसके भीतर, और इसके बाद के ऋण सीमा का निपटारा SJSRY स्कीम। SJSRY योजना में एक ऋण राशि रुपये 50,000 और समूह ऋण इन SJSRY स्कीम, अर्थात SJSRY स्कीम में कितने के लोन अमाउंट तक 50,000 के लोन अमाउंट तक इंडिविजुअल में, और ग्रुप लोन में 3 लाख तक के लिए कोई भी कोलेट्रल या गारंटी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बिसाइड मार्जिन यानी मार्जिन के अलावा बोरवर वुड हाइपोथिकेट यानी कि बोरवर को जो आउटसाइड से एसेट क्रिएट करेगा उसको हाइपोथिकेट या मॉर्गेज या प्लेज कराना होगा, यानी कि इस अमाउंट से जो भी वो बाहर से एसेट वगैरह क्रिएट करेगा उसको बैंक को हाइपोथिकेट या मॉर्गेज या प्लेज कराना होगा। द PMRY स्कीम इज फॉर अनएम्प्लॉयड youth between the age of 18 to 35 years, 10 years relaxation in case of women physically handicapped SC/ST who are at least 8th standard pass। PMRY स्कीम के लिए क्या होना चाहिए? PMRY स्कीम के लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो बेरोजगार युवा हैं 18 से 35 साल के, उनको कम से कम 8वीं तक पास होना चाहिए। और इस स्कीम में 10 साल का रिलैक्सेशन किन महिलाओं के लिए है? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या SC/ST से हैं, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन भी है, अर्थात 35 + 10 45, 18 to 45 हो जाएगा उनके लिए। PMRY स्कीम कवर्स दोज अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ whose annually family income below 1 lakh per annum and the beneficiary should a permanent residence of the district of 3 years। अर्थात PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्कीम उन बेरोजगार युवाओं को कवर करती है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, और जो बेनिफिशरी है वो आपका उस ज़िले का निवासी होना चाहिए। कितने सालों से? 3 सालों से, अर्थात 3 सालों से वो वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए। इन केस ऑफ SHG PMRY स्कीम गिव्स सब्सिडी पर बेनिफिशरी ₹12,500 सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹1.25 लाख। सेल्फ हेल्प ग्रुप के केस में PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्कीम में बेनिफिशरी को पर बेनिफिशरी 12,500 और सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम सीलिंग, और अधिकतम कितना है? 1,25,000 तक सब्सिडी दी जाती है। इन PMRY स्कीम बैंक्स मार्जिन मनी वेरीज
from 5 to 12.5% of the project cost, so that the total of subsidy and margin money equal to 20% of the प्रोजेक्ट कॉस्ट। पीएमआरवाई स्कीम में बैंक की जो मार्जिन है वो 5% से लेके 12.5% तक वेरी करती है। किसका? प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5 से लेके 12.5% तक। और सब्सिडी की मार्जिन मनी वो कितने के बराबर होनी चाहिए? 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% सब्सिडी, अर्थात ताकि जो सब्सिडी और मार्जिन मनी प्रोजेक्ट कॉस्ट के 20% के बराबर हो सके। द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन पीएमआरवाई स्कीम इज रेस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख फॉर बिजनेस सेक्टर एंड ₹5 लाख फॉर इंडस्ट्री सेक्टर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में क्या क्या रेस्ट्रिकेटेड है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना में बिजनेस सेक्टर में 2 लाख और इंडस्ट्री सेक्टर में 5 लाख का लोन रेस्ट्रिकेटेड है, यानी कि प्रतिबंधित है। मार्जिन मनी इन पीएमआरवाई स्कीम इज 5 to 16.25% एक्सेप्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल, where it varies from 5 to 12.5% of the project cost, so as to make the total of subsidy and margin money equal to 20% of the project cost। पीएमआरवाई योजना में मार्जिन मनी 5 से लेकर 16.25%, यानी कि 16.25% है। और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल को छोड़कर, जहाँ पर परियोजना लागत कितने से वेरी करती है? 5 से 12.5% तक, ताकि सब्सिडी और मार्जिन मनी का कुल योग परियोजना लागत के 20% के बराबर हो सके। द प्रोजेक्ट कॉस्ट इन PMRY scheme subsidy eligible is 15% of the project cost, subject to a maximum of ₹12,500 per borrower in state other than North Eastern state, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तरांचल। पीएमआरवाई स्कीम में सब्सिडी की एलिजिबिलिटी कितनी है? प्रोजेक्ट कॉस्ट की 15% तक सब्सिडी के लिए वो एलिजिबल है, और मैक्सिमम कितना है? 12,500 पर बोरोवर इन स्टेट। किन किन को छोड़कर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़कर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तरांचल को छोड़कर। इन पीएमआरवाई स्कीम द बोरोवर हैज टू हाइपोथेकेट और मॉर्गेज और प्लेस टू द बैंक असेट्स। द बोरोवर्स विल not have to give a collateral security under the industry sector project with the cost up to ₹2 lakh for business sector and up to 1 lakh for service sector। पीएमआरवाई स्कीम में बोरोवर बैंक असेट्स का अपना हाइपोथेकेट, मॉर्गेज या प्लेस कराता है, लेकिन द बोरोवर विल नॉट हैव टू गिव अ कोलेटरल सिक्योरिटी अंडर द इंडस्ट्री सेक्टर प्रोजेक्ट। लेकिन बोरोवर को कोई अलग से कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने तक? 2 लाख तक। इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख तक बिजनेस लगाने के लिए, और सर्विस सेक्टर में 1 लाख तक। कोई अलग से कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। द एग्जेम्पशन फ्रॉम collateral is limited to ₹1 lakh per person in case of partnership in PMRY स्कीम। PMRY स्कीम में ₹1 लाख तक पार्टनरशिप के केस में अगर कोई पार्टनरशिप में PMRY स्कीम में अप्लाई करता है तो ₹1 लाख तक उसको कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट किया है उसको। PMRY लोन्स हैव रिपेमेंट पीरियड 3 to 7 years आफ्टर एन इनिशियल मोरेटोरियम। पीएमआरवाई स्कीम में मोरेटोरियम के बाद जो उसका रीपेमेंट पीरियड कितना है? 3 से 7 साल का है। इन जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड ₹10 लाख। जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन एसएसजी देयर मे बी 5 to 20 एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड यूथ एंड देयर इज नो अपर सीलिंग ऑन लोन। सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5 से लेकर 20 तक आपके बेरोजगार युवा हो सकते हैं, और लोन की कोई ऊपरी लिमिट नहीं है। द एग्जेम्पशन फ्रॉम कोलेटरल सिक्योरिटी इन ₹5 lakh पर बोरोवर इंडस्ट्री सेक्टर, whereas द एग्जेम्पशन इन ₹1 lakh पर मेंबर इन सर्विस एंड इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर में 5 लाख तक के लोन के लिए कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, और सर्विस सेक्टर में 1 लाख तक के लोन के लिए कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड किया है। ऐसा SLRS
Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers was launched on 22 March 1992 and the project cost is limited to Rs 50,000. The banks would give 32,500, subsidy would be 10,000 and 7,500 would be margin money from Scheduled Caste Development Corporation aka SCSD per head. Margin money is up to 15% of the project cost and rate of interest 4%. SLRS स्कीम ऑफ लिबरेशन एंड रिहेबिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स, अर्थात जो स्कैवेंजर्स हैं, जो सफाई करने वाले हैं, उनकी साफ सफाई करने वाले हैं, उनके श्रम और पुनर्वास योजना स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 22 मार्च 1992 को लॉन्च हुई थी और इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? 50,000 तक है। इस बैंक क्या है कि जो 50,000 की इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 32,000 क्या है बैंक इनको लोन दे देंगे, 10,000 की इनको सब्सिडी मिल जाएगी, 7,500 क्या है SCDC है उसका मार्जिन रहेगा, अर्थात शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अनुसूचित जाति विकास निगमों में मार्जिन रहेगा। 32 प्लस 50,000 में से 32,000 का लोन दे दिया, उसमें 10,000 की सब्सिडी ऐड हो गई और 7,500 रुपये मार्जिन हो गया SC/ST का पर हेड। और जो मार्जिन मनी है वो कितने परसेंट तक रहेगी? 15% तक, प्रोजेक्ट कॉस्ट की 15% तक। और ब्याज कितना लगेगा उनको? 4% ब्याज लगेगा। अंडर द SLRC स्कीम द सब्सिडी वुड बी 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद सीलिंग ऑफ ₹10,000। SLRC स्कीम में सब्सिडी 50%, प्रोजेक्ट कॉस्ट की 50%, लिमिट कितनी है? 10,000 तक लिमिट है प्रोजेक्ट कॉस्ट की 50% तक। लोन्स अप टू 6,500 आर ट्रीटेड एज लोन्स अंडर DRI स्कीम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% इफ द loan sanctioned or disbursed in more than 65,000 such loans will attract a rate of interest according to the RBI directive। जो 6500 रुपये तक का लोन है उसको DRI स्कीम के तहत माना जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर 4% लगेगा। और यदि इससे यानी कि 6500 रुपये से ज़्यादा का लोन डिस्बर्स या सेंक्शन होता है तो वो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके RBI के निर्देशों के अनुसार लगेगा। इन SLRS स्कीम द सिक्योरिटी फॉर द लोन विल ओनली द हाइपोथेकेशन ऑफ असेट्स द रिपेमेंट पीरियड थी। SLRS स्कीम में सिक्योरिटी क्या रहेगी? असेट्स को सिर्फ हाइपोथेकेट किया जाएगा, यानी कि लोन लेने के बाद जो वो बाहर से जो असेट क्रिएट करेंगे उनको हाइपोथेकेट किया जाएगा और रिपेमेंट पीरियड 3 से 7 साल का होगा। लोन अमाउंट अप टू 25,000 इन SLRS स्कीम should be disposed of within a fortnight and for amount exceeding 25,000 within 8 to 9 week। SLRS स्कीम में 25,000 तक के अमाउंट को फोर्टनाइट डिस्पोज कर दिया जाएगा और इससे जो एक्सीड करता है उसको 8 से 9 सप्ताह में डिस्पोज किया जाएगा। अर्थात SLRS स्कीम का एक सारांश में देखा जाए तो उक्त योजना में प्रति हिस्सेदारी 50,000 रुपये तक के निधियन और 4% तक की ब्याज दर पर परियोजना लागत के 15% की सीमा तक मार्जिन राशि की भी व्यवस्था है। 50,000 रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के मामले में अलग अलग विवरण इस प्रकार होंगे। आर्थिक सहायता 10,000 रुपये, राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम SCDC से 7,500 रुपये मार्जिन राशि और बैंकों से ऋण 32,500 रुपये। उक्त योजना के तहत आर्थिक सहायता 10,000 रुपये की अधिकतम सीमा सहित परियोजना लागत का 50% होगी। 6500 रुपये के ऋणों को विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण माना जाएगा। विभेदक यानी कि DRI स्कीम के तहत विभेदक ब्याज दर योजना DRI स्कीम के तहत ऋण माना जाता है तथा इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि परियोजना लागत 6500 रुपये से अधिक हो सकती है, 4% की रियायती ब्याज दर की सुविधा प्रदान की जाती है। जहां स्वीकृति या संवितरण 6500 रुपये से अधिक हो, इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्याज दर लागू होगी। यूनिट 24 सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह। रजिस्ट्रेशन ऑफ SHG इज कंपलसरी इफ नंबर ऑफ members is more than 20।
Normally, an SSG has 55 to 20 unemployed educated members. स्वयं सहायता समूह में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कब? जब उसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या 20 से अधिक हो, क्योंकि ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनमें बेरोजगार युवाओं की संख्या 5 से 20 रहती है। 5 से 20। द SSG शुड मीट वीकली और फोर्टनाइटली एंड devise a code of conduct, group management norms to bind itself। जो SSG हैं उनकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। आदर्श रूप में ये बैठकें साप्ताहिक या कम से कम मासिक आधार पर होनी चाहिए। इनसे क्या लाभ होता है कि नियमित रूप से मिलने पर उनमें घनिष्ठता बढ़ती है। इससे उन्हें एक दूसरे की कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्राप्त होती है। ये क्या है, इनके ग्रुप मैनेजमेंट नॉर्म्स नियम रहते हैं, उनके अंतर्गत ये बैठकें की जाती है। द SSG बिल्ड अ ग्रुप कॉर्पस फंड बाय वॉलंटरी सेविंग फ्रॉम मेंबर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक ग्रुप कॉर्पस फंड बनाता है अपने जो वॉलंटियर्स हैं उन मेंबर्स की सेविंग के लिए, सेविंग द्वारा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसे स्वयं सहायता समूह जो लगभग 6 माह से अस्तित्व में हैं और जिन्होंने एक व्यवहार्य समूह की संभाव्यता दर्शाई है, उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जिसमें उन्हें बैंक से नगद उधार सुविधा के रूप में 25,000 रुपये की प्रत्यावर्ती निधि प्राप्त होती है तथा वह अपनी पूरी टीम की क्षमता निर्माण हेतु प्रयासरत रहते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी इस प्रकार के समूहों को प्रत्यावर्ती निधि दिलाने की व्यवस्था करेगी जो अपने हिस्से को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधियों में से प्रदान करती है। इसमें से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा 10,000 रुपये की रकम बैंकों को प्रदान की जाती है। बैंक केवल 10,000 रुपये से अधिक वाली रकम पर ही ब्याज वसूल कर सकते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा जारी की गई 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता नगद उधार की अवधि की समाप्ति पर समूह के अनुरोध पर ऋण के समक्ष समायोजित कर ली जाती है। यूनिट 25 क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन, पर्सनल लोन एंड कंज्यूमर लोन्स। क्रेडिट कार्ड, गृह ऋण, वैयक्तिक ऋण और उपभोक्ता ऋण। क्रेडिट कार्ड इज द वन ऑफ द डिलीवरी चैनल ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज। इट इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इशूड टू यूजर एज ए सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ पेमेंट। क्रेडिट कार्ड बैंकिंग सेवाओं के वितरण चैनलों में से एक है। यह उपयोगकर्ताओं को भुगतान की प्रणाली के रूप में जारी किया गया एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है। It allows its holder to buy goods and services based on the holder's promises to pay for these goods and services। यह अपने उधार को इन वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए धारक के वादे के आधार पर सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है। The issuer of the card creates a revolving account and grants a line of credit to the consumer from which the user can borrow money for payment to a merchant or as a cash advance to the user। कार्ड जारी करने वाला एक रिवॉल्विंग खाता बनाता है और उपभोक्ता को क्रेडिट की एक लिमिट देता है जिससे उपयोगकर्ता किसी व्यापारी को भुगतान करने के लिए या उपयोगकर्ता को नगद अग्रिम के रूप में पैसा उधार ले सकता है। क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट है? They can purchase goods and services at a large number of merchant outlets up to the inbuilt ceiling credit limit amount without using cash or check। This is generally useful in emergencies। ग्राहक नकदी या चेक का उपयोग किए बिना बड़ी संख्या में व्यापारी बिक्री केंद्रों पर निहित अधिकतम ऋण सीमा की रकम तक सामान या सेवाएं खरीद सकता है। यह सामान्यतः आकस्मिक स्थितियों में उपयोगी होता है। Card holder has a period of interest-free credit depending upon the issuing bank and the card scheme। Normal card and gold card as offered by various banks, the period of interest-free credit range from 15 days to 51 days। कार्ड धारक को जारीकर्ता बैंक और कार्ड की योजना अर्थात बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामान्य कार्ड और गोल्ड कार्ड के आधार पर एक निश्चित अवधि का ब्याज रहित ऋण प्राप्त होता है। ब्याज रहित ऋण की अवधि 15 दिनों से लेकर 51 दिनों
तक की होती है। कैश अप टू ए सीलिंग विद इन द क्रेडिट लिमिट इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द बैंक ब्रांचेज और ATMs ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बैंकों की शाखाओं या ATMओं स्वचालित टेलर मशीनों से ऋण सीमा के भीतर एक अधिकतम सीमा तक नकदी प्राप्त होती है। डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। क्रेडिट कार्ड होल्डरों को क्या क्या असुविधाएं होती है, ये तो बेनिफिट्स हो गए थे। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। ऑफन रिजल्ट इज ओवर स्पेंडिंग, इसके परिणाम प्राय अधिक खर्च हो सकता है। फ्रॉड ड्यू टू ए लॉस ऑफ कार्ड इन द इंटरवीनिंग पीरियड्स, बीच की अवधि में कार्ड खो जाने के कारण धोखाधड़ियाँ हो जाती हैं। सिंस सिग्नेचर आर ऑलरेडी ऑन द कार्ड, फॉर्ज्ड सिग्नेचर could cause a loss to the card holder. Such kind of a forged signature loss is avoided with the use of photo credit cards. क्योंकि कार्ड पर हस्ताक्षर पहले से मौजूद है, जाली हस्ताक्षर से कार्ड धारकों को हानि हो सकती है। जाली हस्ताक्षर से होने वाली इस प्रकार की हानि से फोटो क्रेडिट कार्डों उपयोगकर्ता के फोटो सहित क्रेडिट कार्ड के उपयोग से बचा जा सकता है। अब EMV चिप कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं, जहां जालसाजी के अवसर बहुत कम हैं। यह कार्ड पिन सहित होती है, जिसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दर्ज किया जाता है, जिससे जालसाजी की संभावनाएं कम होती हैं। पार्टीज इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं। कार्ड होल्डर्स, द होल्डर ऑफ द कार्ड यूज टू मेक अ परचेज, द कंज्यूमर। कार्ड धारक, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। कार्ड इशूइंग बैंक, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इशू द क्रेडिट कार्ड टू द कार्ड होल्डर। दिस बैंक bills the consumer for repayment and bears the risk that the card is used fraudulently. American Express and Discover were previously the only card issuing bank for their respective brands, but as of 2007 this is no longer the case. Cards issued by the banks to cardholders in a different country are known as offshore credit cards. दूसरा है कार्ड जारी करने वाला बैंक। वित्तीय संस्थान या अन्य संगठन जो कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, यह बैंक उपभोक्ता को पुनर्भुगतान के लिए बिल देता है और इस जोखिम को वहन करता है कि कार्ड का धोखाधड़ी से उपयोग किया जाता है। अमेरिकन एक्सप्रेस और डिस्कवर पहले अपने संबंधित ब्रांडों के लिए केवल कार्ड जारी करने वाले बैंक थे, अर्थात सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया था, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिस्कवर। लेकिन 2007 तक ऐसा नहीं है। एक अलग देश में बैंकों द्वारा कार्ड धारकों को जारी किए गए कार्ड को ऑफशोर यानी कि अपतटीय क्रेडिट कार्ड के रूप में जाना जाता है, ऑफशोर क्रेडिट कार्ड के रूप में। सेकंड है मर्चेंट यानी कि व्यापारी, द इंडिविजुअल और बिजनेस एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज सोल्ड टू कार्ड होल्डर्स। कार्ड धारक को बेचे गए उत्पादों या सेवाओं के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करने वाला व्यक्ति या व्यवसाय। जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो हो गया मर्चेंट। एक्वायरिंग बैंक, संग्रहकर्ता बैंक कौन है, न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ द मर्चेंट। व्यापारी की ओर से उत्पादों या सेवाओं के लिए भुगतान स्वीकार करने वाली वित्तीय संस्था, यह आपकी एक्वायरिंग बैंक कहलाती है। इंडिपेंडेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र बिक्री संगठन कौन सी हैं, रीसेलर्स और मर्चेंट ऑफ द सर्विस ऑफ द एक्वायरिंग बैंक। प्राप्त करने वाले बैंक की सेवाओं के पुनर्विक्रेताओं व्यापारियों को इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। मर्चेंट अकाउंट, व्यापारी खाता। दिस कुड रिफर टू द एक्वायरिंग बैंक और इंडिपेंडेंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, बट इन जनरल इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट द मर्चेंट डील्स विद। यह अधिग्रहण करने वाले बैंक या स्वतंत्र बिक्री संगठन को संदर्भित करता है, लेकिन सामान्य तौर पर वह संगठन है जो व्यापारी के साथ डील्स करता है, अर्थात व्यवहार करता है। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन, क्रेडिट कार्ड संघ। एन एसोसिएशन ऑफ कार्ड इशूइंग बैंक सच एज डिस्कवर, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस एटसेट्रा डेट सेट ट्रांजेक्शन टर्म ऑफ मर्चेंट कार्ड इशूइंग बैंक एंड एक्वायरिंग बैंक।
वे संघ जो अपने ट्रेडमार्क जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए के अंतर्गत कार्ड जैसे कौन कौन से आपके डिस्कवर, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस इत्यादि के रूप के अंतर्गत कार्ड जारीकर्ता को लाइसेंस देते हैं और अपने सदस्यों, कार्ड धारक, कार्ड जारीकर्ता और व्यापारी अधिग्राहक को निपटान सेवाएं प्रदान करते हैं। ट्रांजैक्शन नेटवर्क, लेन देन का नेटवर्क कौन कौन सा रहेगा? द सिस्टम डेट इम्प्लीमेंट्स द मैकेनिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन may be operated by an independent company and one company may operate multiple network। तो प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के यांत्रिकी को लागू करती है एक स्वतंत्र कंपनी द्वारा संचालित किया जा सकता है और एक कंपनी कई नेटवर्क संचालित कर सकती है। एफिनिटी पार्टनर कौन कौन से रहेंगे इसमें? सम इंस्टीट्यूशन लेंड देयर नेम्स टू एन इशूअर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स दैट हैव ए strong relations with the institution and get paid a fee or a percentage to the balance for each card is issued using their name। Example of typical affinity partner and sports team, universities, charities, professional organization and major retailers। संस्थान ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक जारीकर्ता को अपना नाम देते हैं जो उस संस्था के साथ एक मौजूद संबंध रखते हैं और उन्हें अपने नाम का उपयोग करके जारी किए गए प्रत्येक कार्ड के लिए शुल्क या प्रतिशत का भुगतान मिलता है। विशिष्ट आत्मीयता भागीदारों के उदाहरण हैं जैसे कि कोई खेल टीम हो, कोई विश्वविद्यालय, कोई दान ऑर्गेनाइजेशन या पेशेवर संगठन और प्रमुख खुदरा विक्रेता। होम लोन्स, गृह ऋण। होम लोन्स आर अवेलेबल टू रेसिडेंट्स इंडियन एंड एनआरआई फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फ्लैट, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन ऑफ हाउस। तो गृह ऋण किस लिए दिया जाता है? गृह ऋण दिया जाता है घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए, घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए। किस किस को? जो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं या फिर जो एनआरआई हैं उनके लिए भी। द प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस फॉर होम लोन्स टारगेट ग्रुप। नॉर्मली द टारगेट ग्रुप इज द सैलरीड क्लास, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेसमैन। बैंक फिक्स द एज क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग द लोन। होम लोन में प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस में किन किन ग्रुपों को टारगेट किया जाता है? नॉर्मली जिन ग्रुपों को टारगेट किया जाता है वो आपके होते हैं सैलरीड क्लास या प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन। बैंक ने लोन अवेल करने के लिए भी एक एज का क्राइटेरिया फिक्स किया है। पर्पज, द पर्पज ऑफ द लोन इज फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और construction of house, flats, repair and renovation of house and some banks for purchase of house sites also। तो हाउस लोन का पर्पज क्या है? हाउस लोन का पर्पज होता है कि खरीदने या निर्माण करने के लिए किसको? घर या फ्लैट को, और रिपेयर या रिनोवेशन कराने के लिए घर को। कुछ बैंक क्या है घरों की साइट्स को खरीदने के लिए भी लोन देते हैं। क्वांटम ऑफ लोन्स, लोन का उद्देश्य क्या होता है? क्वांटम ऑफ एलिजिबिलिटी लोन इज फिक्स्ड based on the gross monthly income public net monthly income। For this banks ask for a salary certificate for the salaried class or the income tax return for others। Bank also ask for the statement of bank account for a prescribed period। सॉरी, क्वांटम ऑफ लोन्स के अंदर क्या आता है? क्वांटम ऑफ लोन्स के अंदर आता है ऋण की मात्रा। तो क्वांटम ऑफ एलिजिबल लोन इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द gross monthly income or net monthly income। For this banks ask for a salary certificate for the salaried class or the income tax return for others। Bank also ask for statement of bank account for a prescribed period। ऋण की मात्रा की एलिजिबिलिटी के अंदर बैंक क्या करता है कि जो ग्रॉस मंथली इनकम या नेट मंथली इनकम पे ये बेस्ड होता है, और इसके लिए बैंक क्या करता है जो सैलरीड क्लास हैं उनसे उनका सैलरी सर्टिफिकेट, और जो अन्य व्यक्ति हैं जैसे बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड उनसे उनका इनकम टैक्स रिटर्न आदि के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आदि चाहिए, आदि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बैंक ऑल्सो आस्क फॉर द स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट फॉर ए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। और बैंक एक निर्धारित समय अवधि के स्टेटमेंट की भी डिमांड करता है। एज, बैंक फिक्स द लोअर एंड अपर एज फॉर अवेलिंग द लोन taking into consideration the remaining period of service। In the case of
class and income earning capacity during the period of loans for others। तो इसका जो क्राइटेरिया है जो बैंक ने लोअर लेज और अपर एज दोनों फिक्स की हैं, इसको कंसीडर करते हुए जो सैलरीड क्लास है उनके रिटायरमेंट की एज तक, मतलब जितना सर्विस का पीरियड बचा हुआ है उसके आधार पर सैलरीड क्लास के लिए, और जो दूसरे व्यक्ति हैं जैसे बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड, उनके इनकम अर्निंग कैपेसिटी के आधार पर। और रिपेमेंट और भुगतान अवधि में क्या है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर गिविंग लॉन्ग repayment period, say 20 to 25 years. The repayment will be based on equated monthly installment. In case of loan for purchase of a ready-built house, it should be ensured that the remaining life of the building should be longer than the repayment period allowed, plus a cushion period, says 10 years. Normally, banks allow a holiday period for repayments. The holiday period for construction will be more than it is for the purchase of ready-built house. अधिकांश बैंक का जो रिपेमेंट पीरियड रहता है, अधिकांश बैंक क्या है रिपेमेंट का एक लंबा पीरियड देते हैं, जैसे कि 20 से 25 साल के लिए। पुनर्भुगतान समान मासिक किस्तों यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI पर आधारित होगा। एक निर्मित घर की खरीद के लिए ऋण के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भवन का शेष जीवन अनुमित अवधि से अधिक होना चाहिए, यानी कि रिपेमेंट पीरियड से अधिक होना चाहिए। साथ ही एक कुशन पीरियड अर्थात मार्जिन पीरियड जो होना चाहिए वो लगभग 10 साल तक का होना चाहिए। आमतौर पर बैंक पुनर्भुगतान के लिए अवकाश अवधि की अनुमति देते हैं। निर्माण के लिए छुट्टी की अवधि तैयार घर की खरीद के लिए इसकी तुलना में अधिक होगी। Security: generally the property purchased or constructed out of the bank loan is taken by way of mortgage. Sometimes when the income of the spouse is taken for arriving at the quantum of loan, his or her guarantee is also taken as personal security. Security में क्या है, आमतौर पर बैंक ऋण से खरीदी गई या बनाई गई संपत्ति को बंधक के माध्यम से लिया जाता है। कभी कभी जब पति पत्नी की आय को ऋण की मात्रा पर पहुंचने के लिए लिया जाता है तो उसकी गारंटी को व्यक्तिगत सुरक्षा के रूप में भी लिया जाता है। मार्जिन कितना रहता है, बैंक स्टिपुलेटेड दैट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट से 50% इज टू बी borne by the borrower from his own source when the loan is for repairs or renovation. Banks stipulated a higher margin. बैंक परियोजना लागत का एक निश्चित प्रतिशत लगभग 50% अपने स्वयं के स्रोतों से उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाता है। जब ऋण मरम्मत और नवीकरण के लिए होता है तो बैंक उच्च मार्जिन प्राप्त करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट: when compared to the rate of interest for the loans, the rate of interest for the home loans is cheaper. Most of the banks offer a rate of interest below benchmark prime lending rate (BPLR). Bank also offer the floating rate and fixed rate option to the borrower. ब्याज दर: जब अन्य ऋणों के ब्याज की तुलना में होम लोन की जो ब्याज होती है वो अन्य ऋणों की तुलना में बहुत कम ली जाती है, तो होम लोन के लिए ब्याज की दर सस्ती होती है। अधिकांश बैंक बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट अर्थात BPLR के नीचे ब्याज दर की पेशकश करते हैं। बैंक उधारकर्ताओं को एक अस्थायी दर और एक निश्चित दर यानी कि एक फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट दोनों ऑफर करते हैं। फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट दोनों में से जो कस्टमर चाहे वो ऑप्शन ले सकता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड: क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इसमें? एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द लोन द बैंक आस्क फॉर सम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। एग्रीमेंट ऑफ सेल डीड यानी कि बिक्री और बिक्री विलेख का समझौता। नो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि फॉर 13 ईयर्स। नो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र कितने सालों का? 13 ईयर्स के लिए। पेरेंट डॉक्यूमेंट फॉर 13 ईयर्स यानी कि उस प्रॉपर्टी के 30 साल तक के पेरेंट्स 30 साल तक के मूल दस्तावेज। अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान भवन योजना का एक अप्रूव्ड प्लान और पट्टा NOC फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड एटसेट्रा वेर एवर एप्लीकेबल यानी कि जो हाउसिंग बोर्ड है पट्टा यानी कि जो हाउसिंग बोर्ड है उसकी NOC और जहाँ भी जो एप्लीकेबल हो। वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द बैंक्स अप्रूव्ड इंजीनियर और बैंक द्वारा जो इंजीनियर अप्रूव किया गया है उसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 12 मंथ और पिछले 12 माह का बैंक का स्टेटमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट जरूरी रहते हैं। अब आते हैं पर्सनल लोन व्यक्तिगत ऋण में। प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस फॉर सैलरी लोन्स। पर्सनल लोन किसमें दिया जाता है? ये आपका सैलरी पे दिया जाता है।
टारगेट ग्रुप कौन से हैं? परमानेंट एम्प्लॉयज विद अ मिनिमम सर्विस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ से 3 विद अ गवर्नमेंट ऑब्लिक क्वासी गवर्नमेंट ऑब्लिक बोर्ड ऑब्लिक एंडोमेंट ऑब्लिक रेपुटेड कंपनी ऑब्लिक corporate industries establishment etc. The stipulation of minimum period of service may vary from bank to bank purpose for meeting or marriage oblique education and medical expenses to celebrate family function and for other household expenses. इसमें टारगेट ग्रुप कौन कौन से रहते हैं? 3 साल की न्यूनतम सेवा अनुभव प्राप्त कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी या फिर अर्ध सरकारी या फिर बोर्ड ऑब्लिक वेतन ऑब्लिक अनुबंध कंपनियां ऑब्लिक कॉर्पोरेट औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि के कर्मचारी। सेवा की न्यूनतम अवधि बैंक से भिन्न हो सकती है। अतः सेवा की जो न्यूनतम अवधि है वो बैंक दर बैंक भिन्न हो सकती है, बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। और जो इनका मेन पर्पज़ क्या रहता है? पर्सनल लोन का पर्पज़ जो रहता है वो ज़्यादातर आपके शादी या शैक्षिक और चिकित्सक खर्चों के लिए या फैमिली फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए या अन्य घरेलू खर्चों के लिए, ये इसका पर्पज़ हो गया। एलिजिबल अमाउंट कितना होता है? द एलिजिबल अमाउंट ऑफ द लोन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सो मेनी टाइम्स ऑफ द ग्रॉस ऑवरेज नेट सैलरी while arriving at the quantum of loan the minimum take home pay say 40% of the gross salary will be stipulated after the purpose amount। योग राशि कितनी है? ऋण की पात्र राशि की गणना सकल यानी कि ग्रॉस ऑब्लिक शुद्ध यानी कि नेट पर के आधार पर की जाती है। ऋण की एलिजिबिलिटी पर पहुंचने के दौरान न्यूनतम वेतन, घर का वेतन, सकल वेतन का 40% प्रस्तावित ईएमआई के बाद निर्धारित किया जाएगा। अर्थात अगर पर्सनल लोन की ईएमआई आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा है कि उसकी जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी का 40% उसके खर्चों के लिए छोड़ दो, यानी कि 60% ले लीजिए। 60% लेने के बाद उस 60% से उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि जैसे डिडक्शन कितने का हो रहा है और कहीं से कोई किस्त वगैरह क्या कट रही है, वो हटा दीजिए। फिर उस पर जो अमाउंट बच रहा है, यानी कि वो जो बचा हुआ अमाउंट है वो इतने तक की ईएमआई दे सकता है। फिर इतने तक की ईएमआई कितने तक के अमाउंट के लिए बन रही है और कितने टाइम के लिए, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की 10,000 सैलरी है महीने की, 10,000 सैलरी है तो 40% उसको निकाल देंगे, यानी कि 4,000 उसको दे देंगे उसके खर्चे के लिए। अब 60% ले लेंगे, यानी कि ग्रॉस उसकी जैसे 10,000 है तो उसका 60% लिया, यानी कि 6,000 रुपये हमने लिए उसके कैलकुलेट करने के लिए। और 6,000 में से अगर उसकी 2,000 डिडक्शन हो रहा है तो 6,000 माइनस 2,000, यानी कि अगर मान लीजिए कि उसका डिडक्शन 2,200 रुपये हो रहा है तो 6,000 माइनस 2,000 यानी कि आपके हो जाएंगे 3,800 रुपये, यानी कि वो 3,800 रुपये तक की मासिक किस्त दे सकता है। अब 3,800 रुपये की किस्त पर पर्सनल लोन जो भी है आपका 5 साल के लिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 साल तक यह 3,800 रुपये की किस्त देगा तो कितने तक का अमाउंट इसका एलिजिबल बनेगा। सिक्योरिटी, सुरक्षा। समटाइम बैंक्स इंसिस्ट ऑन गारंटी ऑफ अनदर पर्सन इफ देयर इज नो कोलेटरल सिक्योरिटी इन केस द account will be branched the letter giving a undertaking from the borrower to debit his account for EMI when the employer of the borrower sponsor the loan he is asked for undertaking to the bank to recover the EMI from the salary and remit into the bank। कभी कभी बैंक किसी अन्य व्यक्ति की गारंटी पर जोर देते हैं। अगर कोई संपार्श्विक प्रतिभूति यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है या इस मामले में शाखा के पास एक पत्र जो उधारकर्ता के ईएमआई के लिए अपना खाता डेबिट करने के लिए वचन देता है, जब उधारकर्ता का नियोक्ता यानी कि उसका जो एम्प्लॉयर है ऋण को प्रायोजित करता है, यानी कि जब वो स्पॉन्सर करता है उस एम्प्लॉयर, तो बैंक से वेतन ईएमआई के पुनर्प्राप्त करने के लिए बैंक में भेजने के लिए एक उपक्रम दिया जाता है, अर्थात एक अंडरटेकिंग जो एम्प्लॉयर की है वो लगती है उसमें।
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी सर्टिफिकेट आर नॉर्मली ऑब्टेन्ड आफ्टर सैंक्शन ऑफ द लोन. बैंक्स टेक द नेसेसरी लोन डॉक्यूमेंट्स सच एज DPN, salary loan agreement, etc. from the borrower and a guarantee agreement from the guarantor if any. The rate of interest on the loan will be higher than the other loans as there is no collateral security. Some banks are taking post-dated check for the future EMI. Banks allow 30 to 60 months as repayment period. Normally banks levy a certain percentage of the loan amount, say 1% as a processing fees. रोजगार और वेतन प्रमाण पत्र के प्रमाण पत्र के रूप में लिए जाते हैं, अर्थात जो उसका जो सैलरी सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाता है। और ऋण की मंजूरी के बाद बैंक आवश्यक ऋण दस्तावेज लेते हैं, जैसे उधारकर्ता के DPN, वेतन ऋण समझौता यानी कि सैलरी लोन एग्रीमेंट, और गारंटर से गारंटी समझौता आदि यदि कोई हो। इस ऋण पर ब्याज की दर अन्य ऋणों से अधिक होगी क्योंकि संपार्श्विक यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। कुछ बैंक भविष्य की EMI के लिए पोस्ट डेटेड चेक भी लेते हैं और बैंक 36 महीने यानी कि 3 साल से 60 महीने यानी कि 5 साल तक 3 साल से 5 साल तक इसकी रिपेमेंट पीरियड की अनुमति देते हैं। आमतौर पर बैंक ऋण राशि का निश्चित प्रतिशत वसूलते हैं यानी कि प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1% तक, यानी कि आमतौर पर बैंक जो है प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करते हैं, वो आपके लोन अमाउंट का 1% तक हो सकती है। अगला आता है कंज्यूमर लोन, उपभोक्ता ऋण। इसमें किन किन ग्रुपों को टारगेट किया जाता है? सैलरी क्लास, पेंशनर्स, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन एंड अदर इंडिविजुअल्स हु गिव रेगुलर इनकम। और जो पर्सनल लोन था उसमें किसको टारगेट किया जा रहा था? आपके सैलरी ग्रुप को। सैलरी ग्रुप शासकीय या प्राइवेट कंपनियों में अनुबंधित या वेतन या बोर्ड या कॉर्पोरेट व्यवसाय में, उनके लिए पर्सनल लोन। और कंज्यूमर लोन आपके सैलरी क्लास, पेंशनर्स, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन इत्यादि के लिए। पर्पज़ क्या रहता है? फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड वाइट गुड्स लाइक TV, VCR, VVP, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, पर्सनल कंप्यूटर एंड एसेसरीज। जहाँ एक तरफ पर्सनल लोन आपकी किस पर्पज़ के लिए था? पर्सनल लोन था जैसे आपके घर के कुछ खर्चे हैं, कोई घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना हो उसके लिए, या फिर शादी या शैक्षिक या चिकित्सा के खर्चों के लिए आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। लेकिन जो कंज्यूमर लोन है वो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम रहते हैं, जैसे आपको कुछ घर में कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स लेने हैं, जैसे कि आपका TV, VCR, VVP, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, पर्सनल कंप्यूटर और कोई और एसेसरीज। इसके लिए आपको कंज्यूमर लोन दिया जाता है। एलिजिबल अमाउंट कितना होगा? While arriving at the quantum of loans, the cost of article to be purchased and the margin to be bought by the borrower are taken into account. The minimum take home pay, say 40% of the gross salary, shall also be insured after the proposed EMI. ऋण की मात्रा पर पहुंचने के दौरान खरीदे जाने वाले लेख की लागत और उधारकर्ता द्वारा लाई गई मार्जिन को ध्यान में रखा जाता है। न्यूनतम सकल वेतन के प्रतिशत 40% होगी और प्रस्तावित EMI के बाद सुनिश्चित किया जाएगा। अर्थात जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो आइटम परचेज कर रहा है तो उसके द्वारा जो मार्जिन दिया गया है उसको कम किया जाएगा और उसकी जो कॉस्ट है आइटम की उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद जो 40% उसका अलग ग्रॉस से निकाल के रख देंगे, 60% पे उसकी EMI कैलकुलेट करेंगे, सारे डिडक्शन वगैरह लायबिलिटीज हटा करके। फिर उसके बाद जो बनेगा वो उसका कंज्यूमर लोन में ऐड कर दिया जाएगा EMI के तौर पर। सिक्योरिटी में क्या है? हाइपोथिकेशन ऑफ द आर्टिकल परचेज ऑफ द बैंक लोन, यानी कि जो आइटम आपने बैंक लोन से परचेज किया है वो उसको हाइपोथिकेट यानी कि दृष्टिबंधक कर दिया जाएगा। मार्जिन नॉर्मली मार्जिन ऑफ 10% इज स्टिपुलेटेड। इसमें कितना मार्जिन लिया जाता है? 10 से 20% तक का मार्जिन लिया जाता है। पेमेंट बैंक अलावा 36 to 60 मंथ यानी कि वही 3 साल से लेके 5 साल तक का इसका रिपेमेंट होता है।
डॉक्यूमेंट कौन से लिए जाता है? द डॉक्यूमेंट्स टू बी ऑब्टेन्ड आर सैलरी सर्टिफिकेट फॉर 3 months फॉर सेल्फ एंड spouse if spouse income is also taken into account for arriving at the eligibility. IT returns form 16 for 2 or 3 years. Case of professional businessmen have employed person quotation of the article selected from a reputed dealer. Statement of account passbook showing 1 year's transaction. Some banks are taking post-dated checks for the future EMI. दस्तावेज प्राप्त किए जाने वाले कौन कौन से हैं? स्वयं और पत्नी या पत्नी के लिए 3 महीने का वेतन प्रमाण पत्र। यदि पात्रता प्राप्त करने के लिए पत्नी या पत्नी की आय भी ध्यान में रखी जाती है तभी। IT रिटर्न फॉर्म 16 से 2 से 3 साल के लिए, यानी कि 2 से 3 साल के IT रिटर्न और 16 किन के लिए? पेशेवर और व्यापारियों के मामले में या स्वयं नियोजित यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में। प्रतिष्ठित डीलर से चुने गए लेखों के उदाहरण हेतु 1 वर्ष के लेन देन को दर्शाने वाले खाते पासबुक का विवरण, यानी कि 1 वर्ष का स्टेटमेंट चाहिए। और कुछ बैंक क्या है, भविष्य की EMI के लिए पोस्ट डेटेड चेक भी लेते हैं। आफ्टर सैंक्शन ऑफ लोन बैंक्स टेक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सच एज DPN, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट एटसेट्रा फ्रॉम द बोरोवर एंड अ गारंटी एग्रीमेंट फ्रॉम द गारंटर इफ एनी। ऋण की मंजूरी के बाद बैंक आवश्यक ऋण दस्तावेज जैसे DPN, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट इत्यादि उधारकर्ता से लेते हैं और गारंटर यदि कोई हो, यदि उसमें गारंटर हो तो उसको भी कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली बैंक्स ले भी सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट से 1%। आमतौर पर बैंक क्या है, कुछ प्रतिशत के रूप में इसका मार्जिन रूप में प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, जो आपका 1% तक हो सकती है लोन अमाउंट का। यूनिट 26 डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि दस्तावेजीकरण या प्रलेखन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टेकन बाय ए बैंक्स फॉर अ लोन: DPN, एग्रीमेंट एंड फॉर्म। बैंकों द्वारा ज़्यादातर कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं? DPN यानी कि आपका डिमांड प्रोविजरी नोट, यानी कि मांग वचन पत्र, और एग्रीमेंट और फॉर्म। DPN डिमांड प्रोविजरी नोट इज ए डॉक्यूमेंट विच a bank take when there is no fixed period for the repayment of loan. डिमांड प्रोविजरी नोट किस पर्पज में लिया जाता है? डिमांड प्रोविजरी नोट एक दस्तावेज है जो एक बैंक लेता है जब ऋण की चुकौती के लिए, यानी कि रीपेमेंट पीरियड के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इन DPN यानी कि डिमांड प्रोविजरी नोट, द बोरोवर मेक्स अ प्रॉमिस टू बैंकर टू रिपे द लोन अमाउंट ऑन डिमांड विद एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि DPN में उधारकर्ता ऋणदाता को, यानी कि बैंक को ब्याज की स्वीकृति दर के साथ, यानी कि जो ब्याज लग रहा है उसके साथ मांग पर ऋण चुकाने का वादा करता है। DPN मस्ट बी स्टाम्प्ड एज पर इंडियन स्टाम्प एक्ट। जो DPN है वो भारतीय टिकट अधिनियम के अनुसार मोहर लगी चाहिए, यानी कि DPN के साथ DPN को क्या है, इंडियन स्टाम्प एक्ट के तहत स्टाम्प्ड किया जाना चाहिए। एन एग्रीमेंट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ लोन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ मार्जिन, पीरियड ऑफ रिपेमेंट, राइट्स ऑफ द बैंकर्स इन केस ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ लोन, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी चार्ज एटसेट्रा। एक समझौते में ऋण की राशि, ब्याज की दर, दंडनीय ब्याज की दर, मार्जिन, परसेंटेज की अवधि, और डिफ़ॉल्ट के मामले में यानी कि ऋण चूक के मामले में बैंकरों के अधिकार, सुरक्षा प्रतिभूतियों का विवरण, शुल्क आदि शामिल हैं। ये सारे एग्रीमेंट किए जाते हैं। द एग्रीमेंट मस्ट बी स्टाम्प्ड। जो एग्रीमेंट किए जाते हैं वो सारे स्टाम्प्ड होना चाहिए। फॉर्म्स आर नाइदर प्रॉमिस्ड नॉर एग्रीमेंट। फॉर्म्स क्या है, ना तो प्रॉमिस है और ना ही उसका एग्रीमेंट है। देयर आर ऑब्टेन्ड टू स्पेसिफाई द इंटेंशन ऑफ द बोरोवर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ लोन इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ FD स्टैंडिंग इन जॉइंट नेम्स, वन ऑफ देम गिव्स ऑथराइजेशन टू द अदर टू रेज अ लोन ऑफ डिपॉजिट सच एज ऑथराइजेशन टेकन इन। फॉर्म का ना तो वादा किया जाता है और ना ही समझौता। वे उधारकर्ता के इरादे को निर्दिष्ट करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं। पूर्व के लिए जब संयुक्त नामों से
बनाई गई एफडी की सुरक्षा के खिलाफ ऋण दिया जाता है। यानी कि जब एफडी के अगेंस्ट में लोन दिया जाता है जो कि जॉइंट नाम से है, तो उनमें से एक जमा पर ऋण जुटाने के दूसरे को प्राधिकृत करता है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे को ऑथराइज करता है, तो इसके लिए ऑथराइजेशन फॉर्म में लिया जाता है। फॉर करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन द स्टेप्स अलाउ आर सिलेक्शन ऑफ करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्टाम्पिंग, फिलिंग, एग्जीक्यूशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। सही प्रलेखन के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है। दस्तावेजों को सही सेट का चयन, मुद्रांकन यानी कि स्टैंपिंग और निष्पादन और कानूनी औपचारिकताएं। द कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव स्टाम्प इज डन एज पर सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन स्टाम्प एक्ट। चिपकाने वाले टिकट को रद्द करने को भारतीय स्टाम्प की धारा 12 के अधिनियम के अनुसार होगा। यानी कि जो एडेसिव स्टाम्प है उनका कैंसिलेशन भारतीय स्टाम्प अधिनियम के 12 के अनुसार होगा। इन केस ऑफ एडवांसेस टू लिमिटेड कंपनीज अगेंस्ट its assets, the required form are to be presented to the registrar of companies with the 30 days from the date of execution। अपनी संपत्तियों के खिलाफ सीमित कंपनियों को अग्रिम के मामले में आवश्यक प्रपत्रों को निष्पादन की तारीख से 30 दिनों के साथ रजिस्ट्रार यानी कि कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसके सामने प्रस्तुत किया जाना है 30 दिनों के अंदर। In case of creation of registered mortgage, the mortgage deed is presented for registration before the registrar of assurances within 4 months from the date of execution of deed। पंजीकृत बंधक के निर्माण के मामले में यानी कि मॉर्गेज के मामले में, रजिस्टर्ड मॉर्गेज के मामले में बंधक विलेख यानी कि मॉर्गेज डीड के पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है विलेख के निष्पादन की 4 महीने के भीतर, यानी कि डीड जो एग्जीक्यूट की गई है उसके 4 महीने के अंदर। द डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द बैंक्स डोंट हैव परपेचुअल लाइफ। द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड एक्ट अप्लाई टू देम। द लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बैंक को प्रस्तुत दस्तावेजों में स्थायी जीवन नहीं है। सीमा अधिनियम का प्रावधान उन पर लागू होता है। सीमा अधिनियम विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ ए DPN इज 3 years फॉर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। इट मीन्स इफ लोन इज नॉट रिपेड इन विद इन 3 years द बैंक हैज टू गेट फ्रेश डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सटेंडिंग द पीरियड। DPN यानी कि डिमांड प्रोविजरी नोट, मांग वचन पत्र के लिए सीमा की अवधि निष्पादन की तारीख कितनी है? 3 वर्ष है। इसका मतलब है कि अगर 3 साल के भीतर ऋण नहीं चुकाया जाता तो बैंक को अवधि बढ़ाने के लिए नए दस्तावेज प्राप्त करने होंगे। यानी कि DP नोट्स केवल 3 साल के लिए वैलिड रहता है और उसको अगर एक्सटेंड करना हो DP नोट को तो आपका LED लगाते हैं, LDOC 59। इफ़ द बोरोवर और हिज डुली ऑथराइज्ड एजेंट मेक्स एनी पार्ट पेमेंट टुवार्ड्स द लोन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड लिमिटेशन, देन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंडेड बाय 1 more पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सच पार्ट पेमेंट। यदि उधारकर्ता या उसका विधिवत अधिकृत एजेंट सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले ऋण की ओर कोई भुगतान करता है तो सीमा की अवधि को इसे भुगतान की तारीख से 1 और अवधि तक बढ़ाया जाता है। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लार्ज NPA लोन्स और पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स सच एज हाउसिंग by securitization or reconstruction companies from a bank or financial institution on mutually agreed term and conditions। प्रतिभूतिकरण बड़े NPA ऋण या आवास जैसे ऋण के पोर्टफोलियो के अधिग्रहण की प्रक्रिया है जो बैंक या वित्तीय संस्थान से पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा किया जाता है। फ्रेंड, हमने यूनिट 26 तक आपका कवर कर लिया है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।